ये है आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स। देखिए मैंने आपको मॉडल सेट से हटके बहुत से सवाल करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपको मॉडल सेट से इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवा दूंगा और ये सवाल जो टिक करवाऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम में आने वाले सवाल है, तो अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सवाल पूछा जाएगा कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है हमें बताना है। तो देखिए मनुष्यों का आर्थिक कार्य ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लेकिन इसको आपको करना नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे ये सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है बोला हुआ है। देखिए उत्पादन ये भी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, उपभोग जुड़ा हुआ, वितरण जुड़ा, सरकार का गठन, इससे हमें अर्थशास्त्र से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपको 3 नंबर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स का आपको फादर पूछा हुआ है तो कौन होता है, गॉटफ्राइड एकेनवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सांख्यिकी का बोला हुआ है, आपको अर्थशास्त्र का नहीं बोला हुआ, याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग। बहुवचन में सब सांख्यिकी से क्या तत्व, सांख्यिकी मतलब होता है सीधा डाटा से जुड़ा हुआ, और डाटा जुड़ा मतलब संख्यात्मक मान होगा, आंकड़ा होगा, तथ्य फैक्ट जुड़ा होगा, ये सभी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आपको 4 नंबर टिक मत करिएगा, 5वां नंबर टिक करिए कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो याद रख लीजिएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला अगला आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की संचरित या फिर परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्प की संख्या कितनी हो सकती है। तो केवल यहाँ पर 2 हो सकता है, याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आप लोग टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख लिए, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक हो आंसर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि आंकड़ा संग्रह करने के लिए सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति जो होता है वो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो व्यक्ति, तो याद रख लीजिएगा प्रेक्षक या फिर अन्वेषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोला हुआ है, सर्वप्रथम नहीं बोला हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी, याद रखिएगा 1900 कब से स्टार्ट हुआ था, ये भारत में 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर अगला सवाल क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया, यह है विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए ये मध्य बिंदु आप लोग मिड पॉइंट जानते हैं कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वर्ग का मध्य बिंदु कहते हैं। ये तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं, तो इसलिए क्या बताओ, इसलिए इंपॉर्टेंट मत करिए। हाँ लेकिन ये कर लीजिए 13 नंबर कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा क्या, उसे विविक्त में क्या किया जाता है, विविध चर में उसे मात्रात्मक चर में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। फिर अगला सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन 14 का आंसर लिख लीजिए चाहिएगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये बोला मिलान समूह में गणना कितने समूह में की जाती है ये हमें बताना, तो याद रखिए टोटल 5 में। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो टेलीमार्क वाला ऐसे पढ़ा होगा अपने क्लास में, ऐसे क्या होता है, टोटल 5 होता है। फिर देखिए ये न्यूमेरिकल वाला सवाल है, आपको ये देखिए पूरी डाटा किस में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है। तो सीधा बात है ये आपको किस चीज़ से संबंध है, पाठ विषयक से संबंधित। ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, आप लोग किस तरह ऊर्ध्वाधर और बोला हुआ है आपको किस तरह क्षैतिज, और ये डाटा किस पर प्रस्तुत करता है, याद रख लीजिएगा इस पर बेटा ये सारणीकरण होता है। ठीक है, अगला 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी कालिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कालिक करिएगा। हाँ क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 19 बोला हुआ कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तोरण का किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए और क्वेश्चन नंबर 20 तोरण को किस नाम से जाना था, इंपॉर्टेंट संचरीय वारंवारता वक्र के नाम से। देखिए ये सवाल बार देखिए घुमा के सवाल पूछा हुआ है कि भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई या फिर प्रथम आधिकारिक, दोनों बात एक ही होता है, 1951 इसका सही जवाब होगा। देखिए ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था, किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन 23 24 दोनों इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार प्रभावित किया। तो याद रख लीजिएगा किस प्रकार लोग अपनी लंबी यात्रा कर सकते हैं, सीधा बात है, और कृषि के व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। ये दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर 24 नंबर की स्वतंत्रता के बाद भारत में देखिए, भारत में सीधा बात स्वतंत्रता बाद कैसी अर्थव्यवस्था है, तो वो मिश्रित है। ठीक है, अगला सवाल आपसे बोला जाएगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर। ठीक है, 25 का आंसर टिक कर लीजिए, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सही जवाब होगा, और 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 27 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिए 1938 ईस्वी में किया गया था। फिर पंचवर्षीय योजना, सीधा बात है नाम में पता चल रहा है, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं करना ही, क्योंकि आप जानते हैं 5 वर्ष का योजना होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन 29 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो याद रख लीजिए किस पर किया जाता है, सार्वजनिक पे। ठीक है, 29 का सी करिएगा।
फिर देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 30, 31 दोनों इंपॉर्टेंट है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948, और बच्चों 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट। 32 का आंसर आप लोग बस टिक कर ली चाहिए, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है जीडीपी हम लोग कहते हैं। देखिए ये वाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1900 कब हुई थी? 95 में हुई थी। ठीक है, फिर भारत में ये सवाल, भारत में नई आर्थिक नीति जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1991 में। ये भी अच्छा सवाल टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? सीधा बात है, वो व्यक्ति की आय पे लगाया जाता है। जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं उस पर सरकार क्या लगाती है? डायरेक्ट टैक्स लगाती है। ठीक है, अगला सवाल टिक करिए क्वेश्चन नंबर 37। योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं, ये बात एकदम पूछा है, मैंने पहले कराया, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए टिस्को टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब दी? ये बात पूछा जाएगा तो 1907 ईस्वी, याद रख लीजिएगा। और टाटा कितने देशों में कार्यरत, मतलब कितने देश में कार्य चल रहे हैं उसके मतलब सीधा बात अपना बिजनेस डेवलप कर चुका है, तो याद रख लीजिएगा टोटल 30 देश है। ठीक है, फिर विश्व बैंक यानी हम लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये भी हमको पता है, IBRD के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो ये था 40 क्वेश्चन। चलिए और 40 क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कथन वाला आपको सवाल दिया हुआ है कि अर्थशास्त्री जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये जो कथन है किसका है? तो याद रख लीजिएगा ये अल्फ्रेड मार्शल का कथन है, एकदम इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन में, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इसे याद रखिएगा, संसाधनों की जब दुर्लभता होती है, मतलब कमी पड़ जाती है, तब आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? देखिए आप खुद बताइए, सांख्यिकी मतलब होता है डाटा जुड़ा हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी में देखिए सब डाटा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कोई डाटा है? तो यही तो नहीं होगा ना कि भारत में कहीं बोला है, कोई ऑप्शन फिक्स नहीं है। देखिए ये स्टैटिक्स वर्ड का उत्पत्ति हुआ है किस देश मतलब कौन से सबसे हुआ है, ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए स्टेटस नाम के वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपसे पूछा है 1 नंबर सवाल में कि डैश सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। तो सीधा बात है क्या होगा समस्या? अभाव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभाव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाए राष्ट्रीय आय। ठीक है, टिक कर लीजिएगा, आंसर जो बच्चे टिक करना चाहे कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिदर्शी सर्वेक्षण से क्या लाभ होते हैं? तो याद रख लीजिए क्या लाभ होते हैं? कम खर्च हो जाता है, कम समय, ये भी सही है, अब कम गणना की आवश्यकता, ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टिक कर लीजिएगा बस आप लोग बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाए राष्ट्रीय प्रदर्शी और सर्वेक्षण संगठन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट टिक करिएगा कि भारत में जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो याद रखिए किस प्रकार के? जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, साक्षरता भी होगा और जनसंख्या का आंकड़ा, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा कि इनमें से किस विधि में उत्तरदाता प्रभावित किया जाता है? तो याद रखिए किस विधि में बोला हुआ है? तो याद रखिए कौन सवाल हो जाएगा? वो टेलीफोन सर्वेक्षण में। देखिए वर्ग सीमा बोला है, मतलब सीधा बात क्लास इंटरवल आपने पढ़ा होगा मैथ में मोस्टली, तो 60 और 80 को बस जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, तो 140 हो, 140 को 2 से भागा करें 70। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए ये सवाल भी अच्छा है कि 12 में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जब आंकड़ों क्या करते हैं हम लोग वर्गीकरण समय के अनुसार करते हैं तो उसे कालानुक्रम कहा जाता है, सीधा बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 का सी कर लीजिएगा। देखिए चर को सामान्यतः कि ये भी सवाल अच्छा, चर को कितने भागों में बांटा जाता है ये हमें बताना है, तो याद रख लीजिएगा उसे 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर ये वाला सवाल, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं, मतलब कि बार बार जो चीज़ रिपीट होगा उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा 16 नंबर। 15 का आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा बारंबारता श्रेणी। और 16 नंबर बोला हुआ हमें अंकगणितीय रेखा चित्र की ओर से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रख लीजिए किस नाम से जाना है? वो काल श्रेणी आलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में करिए बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा ये आयत चित्र से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगला सवाल आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 में टिक कर लीजिएगा, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित हो सकता है? तो याद रख लीजिए सभी के सभी गुण सही है, सारणी संख्या ये भी सही होता है, शीर्षक एवं ये भी सही, अपशीर्ष ये भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरेखीय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के, देखिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण लेकिन ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत बोला हुआ है, तो याद रखिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए मलमल आप लोग खुद बताइए क्या होगा? ये कौन सा एक आपका रेशमी वस्त्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब होगा। फिर ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट कर लिए, धन निष्कासन सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 23 का आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आय की तुलना में निर्यात का अधिक होना। हाँ ये बोला क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट टिक करिएगा कि औपनिवेशिक भारत साक्षरता दर कितनी थी? तो याद रख लीजिएगा उस समय हमारी साक्षरता की 16% से भी अधिक थी। अगला है ये तो आप लोग बता दीजिएगा, सर्वप्रथम रेलगाड़ी भारत के 2 स्थानों पर चली थी, मुंबई में चली थी, महाराष्ट्र में को मालूम होना चाहिए कौन सा, बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है,
लगभग अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई निजी लाभ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सवाल क्वेश्चन नंबर 27, 1950 से 1991 में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रख लीजिएगा 8% वार्षिक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर टिक कर लीजिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर टिक करिए डी। ठीक है, इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा इसका। देखिए अगला सवाल है हमारा, भारत की पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस देश से लिया गया था, मतलब भारत को डेवलप करने के लिए, ये सीधा बात बताया तो याद है ये रूस से लिया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिए 29 का डी। अगला सवाल है हमारा, परिक्षेत्रात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना कितने वर्षों में, ये हमें बताना है तो याद है 20 वर्षों में इसका डाटा को बनाना रहता है। ठीक है, मतलब क्या से लक्ष्य को प्राप्ति करना है। फिर सबसे देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसमें सीधा बात है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में किस प्रकार योजना स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजना, अगर आपने पढ़ा होगा, ताकि देश को क्या कैसे डेवलप किया जा सके। फिर देखिए जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को सम्मिलित किया था, ये आपसे पूछा जाएगा तो याद रख लीजिए कृषि भी होगा, उद्योग भी, पर्यटन, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये सवाल क्वेश्चन 30 एग्जाम आपके एग्जाम पेपर में छपेगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण बोला, सेकंड टर्म बोला है, तो याद रखिएगा क्या होगा, 1970 से 1980 के मध्य के जो टर्म होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, हरित क्रांति का दूसरा चरण। फिर क्वेश्चन 34 ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्तावों में उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो याद रख लीजिएगा 3 भागों में। ठीक है, 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। 36, हाँ 36 का अच्छा सवाल है, याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, $7 बिलियन। और ये क्वेश्चन नंबर 37 एकदम करना है बच्चों, 37 और आपको देखिए एचसीएल, पहले बता 38 नंबर बात है, एचसीएल देखिए किस प्रकार कंपनी, एक आईटी कंपनी। ठीक है, और ये है हमारी नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता मिली थी, याद रख लीजिएगा टोटल 8 कंपनी को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 के लिए कि भारत में एलपीजी नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र कौन सा है, तो वह सूचना, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं उसको। अगला 39 नंबर का आंसर टिक कर लीजिएगा, बाह्य प्रापण हो जाएगा सही जवाब। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स, जो आज की परीक्षा में आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर में छपेगा। बाकी देखिए जितना सवाल करवाया हुआ मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा कल तो आपको पता चल गया होगा, अगर आर्ट्स के विद्यार्थी है तो पूरा का पूरा सवाल कहाँ से आया आपको मालूम चल गया होगा। तो आज की इस वीडियो को इतना खत्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।